हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चित्रकला तथा उसके तत्व। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कला शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कला शब्द, जो कला है, वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ प्रेरित करना होता है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से मानते हैं जिसका अर्थ प्रसन्न करना होता है। अब बात आती है कि कला का प्रयोग कब और कहाँ किया गया है। तो कला शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, परंतु इसका प्रमाणित प्रयोग जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है प्रथम शताब्दी में। तो कला को अंग्रेजी में आर्ट कहा जाता है, फ्रेंच में आर्टम कहा जाता है और लैटिन भाषा में आश्रम से कला को व्यक्त किया जाता है। ग्रीक कला में सबसे पहले कला की विवेचना की गई है, जिनमें सबसे पहले सुकरात ने किया था, जिनका जन्म 3री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। तो अब कला की परिभाषा भी देख लेते हैं। भर्तृहरि ने कला को जो व्यक्त किया है, उन्होंने कहा है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्य विषाणहीन। अर्थात साहित्य और संगीत और कला के विहीन मतलब के अभाव में व्यक्ति जिसको नहीं आता वो व्यक्ति को पशु के समान माना है भर्तृहरि ने। सुकरात के अनुसार जो है मानव जो कुछ देखता है उसी का अनुकरण करता है। अनुकरण करना ही कला है, सुकरात ने माना है। और ये वास्तविकता है। जब कला की शुरुआत कोई भी छात्र करता है तो सबसे पहले वो ड्राइंग बुक लेकर उस बुक में जितनी भी आकृतियां बनी होती हैं उसको हूबहू उतारने की कोशिश करता है। जैसे जैसे रेखाएं बनाना और सीख लेता है, फिर उसके बाद उन रेखाओं के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। प्लेटो ने सत्य की अनुकृति माना है। प्लेटो के अनुसार संगीत को सर्वश्रेष्ठ कला मानते हैं। प्लेटो ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। प्लेटो की 2 पुस्तक है, ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपोजियम और रिपब्लिक। दोस्तों, इसका सही प्रोनाउंसिएशन रिपब्लिक ही है, कहीं कहीं रिपब्लिका लोग बताते हैं, रिपब्लिका नहीं है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। प्राचीन काल से लेकर आज वर्तमान समय तक कला का विकास क्रम रुका नहीं है, चलता आ रहा है, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार कला और बढ़ती जा रही है, विकसित होती जा रही है। तो इन कला को बनाने के लिए कुछ तत्वों का निर्माण किया गया होगा। जैसे हमारा शरीर 25 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक वैसे ही कला जो है 6 तत्वों से मिलकर बनी है। वो कौन कौन से तत्व हैं? रेखा, लाइन, रूप, फॉर्म, वर्ण, कलर, तान, टोन और पोत, टेक्सचर, अंतराल, स्पेस। तो ये जो चित्रकला के 6 तत्व हैं, इन तत्वों के उचित प्रयोग से ही चित्रण कार्य सफल हो पाता है। प्रत्येक काल की चित्रकला में इन तत्वों को सजोने के ढंग में बदलाव होता रहा है और शायद इसी बदलाव के कारण कला शैलियों का जन्म हुआ है। इसका सीधा सा उदाहरण हम अजंता गुफा पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली के अलग अलग काल को ले लेते हैं, जिनमें चित्रकला के तत्व तो वही रहे हैं, उन्हीं तत्वों को मिलाकर ही चित्रकारों ने चित्रण किया होगा। लेकिन चित्रकारों के वो जो कला को सजोने का ढंग रहा होगा था अलग अलग था, इसीलिए अलग अलग शैलियों का निर्माण हुआ है। कला के तत्वों के अभाव में एक कुशल चित्रण करना मुझे नहीं लगता कि संभव है। चित्रकार को इन तत्वों की जानकारी होना अति आवश्यक है। चलिए अब बात करते हैं लाइन के बारे में। रेखा कला में जो है रेखा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कला में जो रेखा का प्रतीकात्मक महत्व होता है, वैसे तो रेखा 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं के बीच की दूरी होती है जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा बताती है, किंतु चित्रकला में रूप की अभिव्यक्ति व प्रवाह को अंकित करती है। रेखा को आप लोग ऐसे समझिए, अगर रेखाओं का
अस्तित्व ना हो तो धरती पे कुछ भी चीज़ समझ में ना आए किसी को। अगर हम सीधी रेखा किसी धरातल पर खींचते हैं तो वह गति को प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह आगे की तरफ बढ़ती है। और जब धरातल पर दो बिंदु, अगर जैसे ये सीधी रेखा रख दी जाए, आप लोग जब भी यातायात रूल को फॉलो करते हैं, जो सिंबल ऊपर लगे होते हैं एरो के, वो हमें आगे बढ़ने के लिए और दिशा का निर्देश करती हैं कि हमें अगर कहीं रास्ता नहीं पता है, साइन बोर्ड देखते हैं तो हम ये चीज़ अनुमान लगाते हैं कि एरो किस तरफ है और उसी तरफ हमको जाना है जहां हमारी ज़रूरत है। तो अगर दो धरातल मतलब किसी एक धरातल पर दो बिंदु रख दिया जाए, उसके बीच कोई रेखा ना खींची जाए, तो वो अनुभूत रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? अनुभूत रेखा कहलाती है। रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, औपचारिक रेखा और अनौपचारिक रेखा। औपचारिक रेखा फॉर्मल रेखा होती है जो कि यंत्रों की सहायता से खींची जाती है। ये रेखा नपी तुली होती है। इस रेखा का जो कलात्मक प्रभाव कुछ भी नहीं होता। इनका प्रयोग केवल रूप के निर्माण में सहायता लेना होता है। दोस्तों, इस बात से आप लोग समझने की कोशिश करिए। अगर कोई छात्र है, वो स्कूल जाना प्रारंभ करता है, तो किसी भी क्लास में एडमिशन लेता है, तो उसकी क्लास, उसका समय, उसका यूनिफॉर्म, उसकी स्कूल का टाइम 10 से 4 है, 7 से 1 है, और फर्स्ट पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड में वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, सेकंड में कौन सा पढ़ेगा, उसके सिलेबस में क्या क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं वो औपचारिक के अंतर्गत आती हैं। जो चीज़ें बिल्कुल समय सारणी के अनुसार बंधी हो, ठीक उसी प्रकार जो है आपकी यांत्रिक रेखा होती है, जो यंत्रों की सहायता से खींची जाती है। इस रेखाओं का जो है प्रयोग स्थापत्य कला और कलाकृतियों को बनाने के लिए ये कलाकृतियों की माप के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो ज्यामितीय आलेखन होता है। 12th जो बच्चे प्राविधिक कला से होंगे, उसमें एक ज्यामितीय आलेखन का भी भाग है। तो उसमें प्रिज्म की लंबाई चौड़ाई दे दिया जाता है। एक वृत्ताकार आयत बनाइए, जिस वृत्ताकार आयत की माप जिसकी त्रिज्या ये होनी चाहिए, उसमें पुष्प का चित्रांकन करिए। तो इस तरह का ये लाइनें जो है औपचारिक होती हैं। ठीक जो अनौपचारिक रेखा होती है, ठीक औपचारिक रेखा के विपरीत होती है। इसमें किसी भी समय का, नियम कानून का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। ये सिर्फ हाथ के माध्यम से खींची जाने वाली रेखा होती है। इसमें वर्तुल रेखा और गतिपूर्ण रेखा होती है। और ये रेखा जो है प्रभाव के आधार पर जो है, ये रेखा जो होती है बहुत सुंदर होती है और आलेखन में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रभाव के आधार पर रेखाओं के 7 प्रकार को माना गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी रेखाएं हैं। लंबवत रेखा, वर्टिकल लाइंस जिसको बोलते हैं, और इसी को जो है सीधी खड़ी रेखा भी कहा जाता है। ये रेखाएं ऊंचाई का प्रतीक होती हैं, जैसे पेड़, मंदिर या किसी स्थापत्य की रेखाएं जो कि हमारे मन में उच्चता का और महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव और स्थिरता का भाव पैदा करती हूँ। दोस्तों, अगर मंदिर की जो दीवारें होती हैं वो खड़ी रेखाओं से बनी होती हैं, वो मंदिर को जब हम लोग देखते हैं तो हमारे मन में उच्चता का भाव पैदा होता है। अगर खड़ी रेखा कहीं पे खड़ी मूर्ति बनी हुई है, उसको देख के हमें एक आकांक्षा का भाव पैदा होता है। अब दूसरी रेखा है क्षैतिज रेखा, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं या फिर सीधी पड़ी रेखा बोलते हैं। और ये रेखा जो है क्षितिज के समानांतर पड़ी होती है, इसीलिए इसे क्षैतिज रेखा नाम दिया गया है। ये लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है।